Hello all of you. Now let's start with section 13, that is time of supply of service. सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, और टाइम जब होगा तब आपको पेमेंट का ऑब्लिगेशन जो है, पेमेंट की ड्यू डेट समझ में आएगी. ओके, कि हमको टैक्स किस दिन गवर्नमेंट को पे करना है. तो चलो देखते हैं. तो सबसेक्शन 1 में तो वही लिखा रहता है कि लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज शैल अराइज, लाइबिलिटी टू पे शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला है सबसेक्शन 2. क्या कहता है देखो, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली ए. अब यहां जो एबीसी है ये तीनों अलग अलग सिचुएशंस के लिए है. ए अलग सिचुएशन है, बी अलग है, सी अलग है. तो ए और बी और सी एक साथ नहीं लगेंगे, या तो ए लगेगा या बी लगेगा या फिर सी लगेगा. ओके, तो ए कहां लगेगा देखो, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. एक्चुअल इशू का जो डेट है, इशू ऑफ इनवॉइस, वो अपन देखेंगे कब. इफ द इनवॉइस इज इशूड within the period prescribed under section 31 subsection 2. section 31(2) क्या है, इशू ऑफ इनवॉइस का सेक्शन है. 31 इज इनवॉइस, उसमें सबसेक्शन 1 गुड्स का है, 2 सर्विस का है. तो 2 में क्या लिखा है बता देता हूं मैं आपको. 2 में लिखा है, बुक में बाद में दिया है सो डोंट वरी, कि जब भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो प्रोविजन के पहले भी आप दे सकते हो, प्रोविजन के बाद में भी दे सकते हो, लेकिन 30 दिनों के अंदर आपको इनवॉइस बनाने का है. इनवॉइस फॉर सर्विस हैज टू बी मेड विद इन 30 डेज. दिमाग में फिट कर लो, विद इन 30 डेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस. तो जिस दिन मैंने आपको सर्विस दी, सप्लाई हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बनना चाहिए. ठीक है, तो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है कि अगर वो 30 दिनों में हमने इनवॉइस बना दिया है, ठीक है, अगर 30 दिनों में इनवॉइस बन गया है तो अपन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लेंगे. जिस दिन इशू हुआ वो डेट अपन पकड़ेंगे और उसको कंपेयर करेंगे विद द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. तो इनवॉइस या रिसीट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होगा वो बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, विच एवर इज अर्लियर. और अगर तुमने इनवॉइस 30 दिनों के अंदर अंदर अगर इशू नहीं किया तो फिर क्या करेंगे, तो क्लॉज बी लगेगा. देखो, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. तो अगर 30 दिन में इनवॉइस नहीं बना तो अपन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस जो है उसी को लेंगे. इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर 31(2), ठीक है, नॉट इशूड, और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तो रिसीट तो वही रहेगा दोनों केस में, ये चेंज होगा. देखो, अगर इनवॉइस 30 दिन में बना तो इनवॉइस का डेट लेंगे, और अगर इनवॉइस 30 दिन में नहीं बनाया आपने तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस लेंगे. सिंपल. और उसको कंपेयर करेंगे रिसीट से और लेंगे विच एवर इज अर्लियर. और सी क्लॉज कहता है द डेट ऑन विच रेसिपिएंट shows the receipt of service in his books of accounts in a case where the provisions of clause A or B do not apply. यानी आपने इनवॉइस भी नहीं बनाया, सर्विस दिया, ये कहीं मेंशन भी नहीं है, यानी हम टैक्स चोरी कर रहे हैं. हमने कहीं लिखा ही नहीं कि हमने सर्विस दिया, और हमने कोई इनवॉइस बना भी होगा तो जला वला के फेंक दिए, सब कुछ नहीं है हमारे पास, नो रिकॉर्ड्स. लेकिन जिसको सर्विस दी, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, अगर उसने रिकॉर्ड करके रखा है सर्विस रिसीव करके, तो ये वो रिटर्न से समझ में आता है. आजकल जो रिटर्न है इसमें क्रॉस एनालिसिस होता है, क्रॉस चेकिंग, रेफरेंस आ जाता है. तो मैंने तो नहीं बताया लेकिन उसने बता दिया तो गड़बड़ हो गई, फिर मैं फंसूंगा. तो गवर्नमेंट मुझसे सवाल करेगा, भैया आपने तो बताया ही नहीं कि आपने सर्विस दिया, रेसिपिएंट बोल रहा है कि आपने सर्विस दिया उसको. तो मैं कहूंगा अच्छा उसने बोला है, मर गए. तो देखो, जिस दिन रेसिपिएंट शो करेगा रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स कि उसने सर्विस इस दिन ली, तो वो दिन हमने प्रोवाइड की ऐसा मान लिया जाएगा. तो रिसीट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट. ठीक है, तो ये क्या है, रेसिडुअल क्लॉज भी कह सकते हैं
कि अगर हम चोरी करेंगे टैक्स, हम कुछ बताएंगे नहीं, नो रिकॉर्ड्स नथिंग, तो फिर अगर रिसीवर बता देगा तो अपन फंस जाएंगे, और अगर वो भी नहीं बताएगा तो फिर कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, खून करो पकड़े मत जाओ, कोई सबूत मत छोड़ो, सबूत छोड़ा तो गए काम से। फिर यहां भी प्रोविजो है, जैसे अपन ने गुड्स में देखा था सेक्शन 12 के अंदर, कि अगर आपको 1000 रुपीज तक ज्यादा पैसा मिल जाता है वो इनवॉइस के बदले में, यानी इनवॉइस वही समझ लो कि 7,500 का था और आपको 8,000 रुपए मिल गए, तो वो 500 रुपए जो एक्सेस मिल गए उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो या तो अपन नॉर्मल रूल के हिसाब से चले, या फिर ये प्रोविजो ही कह रहा है कि जब ये एक्सेस अमाउंट के लिए हम जब इनवॉइस इशू करेंगे तो वो इनवॉइस का डेट जो है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, एज टाइम ऑफ सप्लाई। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, कि जैसे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल आता है या टेलीफोन बिल आता है पोस्ट पेड कनेक्शन में। तो बिल आया 7,500 का, हमने गलती से 8,000 रुपए भर दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा 500 रुपए हमने भरे उसका टाइम ऑफ सप्लाई अभी अपन नहीं लेंगे एडवांस के वक्त, लेकिन उसको जब इनवॉइस बनाएंगे तो नेक्स्ट साइकिल का जब इनवॉइस बनेगा उसमें वो 500 रुपए एडजस्ट कर दिए जाएंगे। तो वो जब इनवॉइस बनेगा नेक्स्ट साइकिल का, नेक्स्ट मंथ का, यू कैन से, तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। ऐसा तो देखो उसमें लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस रिसीव्स एन अमाउंट अप टू ₹1,000 इन एक्सेस of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess shall at the option of the supplier, option रहता है, be the date of issue of invoice relating to such excess amount. Simple. तो एक मंथ में ज्यादा पैसा मिल गया, अगले महीने के बिल में उसको एडजस्ट करेंगे, तो अगले महीने का जब इनवॉइस बनाएंगे तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। जस्ट एब्सोल्युटली सिमिलर एज गुड्स। ओके, फिर इसमें भी एक्सप्लेनेशन है, 2 पॉइंट है उसके अंदर। पहला पॉइंट कहता है, द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और एज द केस में बी द पेमेंट। ये वही है, टू द एक्सटेंट का मतलब है कि अगर पेमेंट पार्ट पार्ट में मिला या इनवॉइस हमने पार्ट पार्ट में बनाया तो उसको अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। इसका एग्जांपल अभी मैं आपको लेके बताऊंगा। इनवॉइस एक है, उसके पेमेंट अलग अलग टाइम पे मिले, तो फिर अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग पेमेंट मिला है उसके सबके टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग निकाले जाएंगे। ठीक है, या फिर इनवॉइस, यानी सर्विस बहुत बड़ी है लेकिन उसके इनवॉइस मैंने अलग अलग दिए तो अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। और दूसरा पॉइंट है कि डेट ऑफ रिसीट किसको मानेंगे। रिसीट का मतलब क्या है? तो डेट ऑफ रिसीट क्या होता है? कैश वगैरह में आया तो एक्चुअल डेट ऑफ रिसीट, जिस दिन एक्चुअल पेमेंट मिला, और बैंक इंस्ट्रूमेंट से आया तो वही जिस दिन हमने बुक्स में लिखा उसका अमाउंट के पैसा मिला करके, या जिस दिन बैंक में क्रेडिट आया, विच एवर इज अर्लियर, बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो वही लिखा है। देखो, shall be the date on which the payment is entered in the books of accounts of the supplier or the date on which the payment is credited in his bank account, whichever is earlier. Same as 12. Simple. तो चलो इसके एग्जाम्पल पहले देखते हैं। तो देखो बहुत सिंपल रहता है, सप्लाई ऑफ सर्विस, TOS ऑफ सर्विस। तो यहां पे सप्लाई हुआ है और यहां से 30 दिन का वक्त होता है टू मेक इनवॉइस। तो अगर इसके बीच में हमने इनवॉइस बना दिया है, 30 दिन के अंदर अंदर अगर इनवॉइस बन चुका है, या तो सप्लाई के पहले ही बन गया है या सप्लाई के बाद, और 30 दिन के अंदर अगर बन गया है तो फिर अपन डेट ऑफ इनवॉइस देखेंगे। तो एक सप्लाई का डेट या फिर इनवॉइस का डेट, इसमें से कोई भी एक देखना पड़ता है। So if it is made within 30 days, then we'll take the date of invoice and compare it with receipt of payment. और ये दोनों डेट को कंपेयर करके अपन क्या लेंगे, whichever is earlier. सिंपल है, whichever is earlier. अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस बन गया है तो इनवॉइस का डेट या रिसीट का डेट whichever is earlier.
ठीक है। और अगर 30 दिन में इनवॉइस नहीं बना है, यहां सप्लाई हुआ, यहां 30 दिन एक्सपायर हो गए और इनवॉइस बना ही नहीं है या बाद में बना है, बना ही नहीं है या बाद में बना है, इनवॉइस बाद में बना है, और फिर रिसीट आया, तो अपन रिसीट का डेट तो लेंगे ही। अब उसको कंपेयर किससे करेंगे? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी सप्लाई ऑफ सर्विस। प्रोविजन सप्लाई दो वर्ड यूज होते हैं इंटरचेंजेबली, तो ये जो डेट है, डेट ऑफ सप्लाई विथ डेट ऑफ रिसीट, whichever is earlier, ठीक है। और अगर ये दोनों फेल हो गए, दोनों फेल कब होंगे कि सप्लाई कब किया मालूम नहीं, और रिसीव कब हुआ वही नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, कैश में दिया, सर्विस दबा दिया सब अंदर, तो फिर क्या देखेंगे कि रिसिपिएंट ने अगर उसको रिकॉर्ड किया होगा और ये उसके रिटर्न से समझ में आ जाएगा, इफ ही हैज शोन इट एज अ रिसीव्ड, सर्विस रिसीव करके उसने अगर अपने बुक्स में दिखा दिया, तो फिर उसने जब दिखाया उस वक्त हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके कुछ अपन मॉनेटरी एग्जांपल भी लेते हैं कि सप्लाई, इनवॉइस, रिसीट। और रिसीट अपने आप में क्या होता है? बुक एंट्री या बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट विच इज अर्लियर। तो अपने को निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये 3-4 चीजें आपको दी होगी एक क्वेश्चन में और आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का है, ये आंसर है। सो लेट्स सी, सप्लाई अगर हुआ 7 जनवरी को, इनवॉइस बना 19 जनवरी को, बुक एंट्री हमने लिया 23 जनवरी, बैंक में चेक क्लियर हुआ 25 जनवरी। तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? तो पहले इन दोनों को चेक करना है, ये देखना है कि इनवॉइस सप्लाई के 30 दिन के अंदर है क्या? यस। देखो 7 तारीख से 30 दिन के अंदर है, 30 दिन के अंदर है, तो अपन ये पकड़ेंगे पहला पॉइंट, उसको कंपेयर करेंगे रिसीट के साथ। तो रिसीट कौन सा होता है? बुक एंट्री या बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, 23rd और 25th विच इज अर्लियर 23rd। तो इसका लॉजिक क्या है? देखो ये क्या है, इसके पीछे लॉजिक समझो। ये तो ठीक है, विच एवर इज अर्लियर तो ठीक है। पॉइंट इज कि ये इनवॉइस जब बना यानी क्रेडिट, जैसे इनकम टैक्स में अपन बोलते हैं ना क्रेडिट और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, एक्रूअल या रिसीट, तो वैसे ही एक्रूअल और रिसीट है। इस दिन हमने इनवॉइस बना दिया, हमारा पैसा एक्रू हो गया, ये एक्रूअल का पॉइंट है और ये रिसीव का पॉइंट, मनी रिसीव्ड। तो जो भी पहले होगा उसको अपन लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि देखो सप्लाई का जो डेफिनेशन देखा था शुरुआत में अपन ने, उसमें था ना गिवन और एग्रीड टू बी गिवन। सप्लाई में दोनों आते ना, गिवन सर्विस प्रोवाइडेड, गुड्स सप्लाइड, और एग्रीड टू बी सप्लाइड, तो एग्रीमेंट भी कवर्ड रहता है ना। तो अगर ये पहले है तो ये एडवांस कहलाता है, रिसीव पहले हो गया तो एडवांस। तो एडवांस इज बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट, देयर इज एग्रीमेंट टू सप्लाई एंड यू रिसीव एडवांस। तो एग्रीमेंट अपने आप में भी एक सप्लाई है, इसलिए वो टैक्सेबल है। तो इसलिए अपन विच एवर इज अर्लियर देखते हैं, तो इसका लिंक वहां से है, एक्चुअली सप्लाइड और एग्रीड टू बी सप्लाइड। तो 23rd जो है अगर वो पहले है तो वो ले लिया जाएगा। खैर यहां तो इनवॉइस पहले एग्जांपल में, तो 19th जनवरी इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा एग्जांपल देखो, 7 जनवरी, 21 जनवरी, 21 को इनवॉइस बना दिया, तो देखो 30 दिन के अंदर है, यस, तो अपन इनवॉइस का डेट लेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे रिसीट से। तो बुक एंट्री हमने मारी है 23 जनवरी को, लेकिन बैंक में क्रेडिट आ गया था 17 जनवरी को। यानी आपने चेक पहले दे दिया था, बैंक में आ गया मेरे, लेकिन मेरे बुक में एंट्री नहीं ली, मेरे बुक में एंट्री बाद में ली, लेकिन बैंक में तो क्रेडिट पहले आ गया ना, तो अपन इसको मानेंगे रिसीट। तो ये रिसीट है, ये क्रेडिट है, यू कैन से एक्रूअल, दिस इज एक्रूअल, दिस इज रिसीट, विच एवर इज अर्लियर 17 जनवरी। तो ये केस कौन सा है? एडवांस रिसीव का। पहला केस है सर्विस पहले दी गई, रिसीव बाद में हुआ। यहां क्या है? सर्विस बाद में देंगे लेकिन एडवांस मिल गया, या बल्कि सर्विस एक्चुअली रिसीव बाद में ही है, क्योंकि सर्विस तो 7 जनवरी का है। 7 जनवरी को मैंने सर्विस दे दिया, फिर आपने पैसे दे दिया, फिर मैंने इनवॉइस इशू किया, ऐसा है। और तीसरा एक्चुअल एडवांस देखते हैं।
7 जनवरी का सर्विस, 23 जनवरी का इनवॉइस, लेकिन आपने मेरे को पैसा दिया था 13 दिसंबर को और मैंने उसको बैंक में डाला था चेक, 16 दिसंबर को क्लियर होके आ गया था। तो दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में ही आपने पैसे दे दिया था। फिर मैंने 7 जनवरी को आपको सर्विस दी और 23 तारीख को इनवॉइस दिया। तो अब क्या होगा कि ये एडवांस है, एडवांस विल बी टैक्सेबल। तो खैर पहले ये देखो, ये आपका 30 दिन के अंदर है क्या? यस। और इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर? अब इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर? सो 13th of December itself is the time of supply. क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। और चौथा केस लेते एक, जिसमें 7 जनवरी का सर्विस है लेकिन आपने इनवॉइस 30 दिन में बनाया नहीं। आपने इनवॉइस बनाया 27th of March को। बाप रे, बहुत डिले कर दिया। 30 दिन के अंदर अगर नहीं बनाया तो अपन क्या पकड़ेंगे? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। इसको एक्रूअल मान लेंगे कि एक्रूअल कब हो गया? 7 जनवरी को। अब उसको कंपेयर करो आप रिसीट से। तो आपने चेक दिया था मुझे 10 जनवरी को और बैंक में क्लियर हुआ था 16 जनवरी को। तो अपन 10 जनवरी लेंगे। मैंने बुक में एंट्री कब डाली? 10 जनवरी को। तो 7 जनवरी या 10 जनवरी, विच इज अर्लियर? 7 जनवरी। दिस बिकम्स द टाइम ऑफ सप्लाई। तो आ रहा है समझ में? दो चीज एक तरफ चेक करना है, दो चीज दूसरी तरफ चेक करना है। तो एक डेट ऑफ एक्रूअल निकालना है लॉजिकली, डेट ऑफ एक्रूअल एंड वन डेट ऑफ रिसीट, एंड देन विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पे आप सीधा सीधा ऐसा मत लिख देना चारों में से विच एवर इज अर्लियर, जैसे गुड्स में था वैसे यहां नहीं है। यहां पे अलग है। सप्लाई, अगर 30 दिन में इनवॉइस बना है तो अपन इनवॉइस लेते हैं, अगर 30 दिन में नहीं बना तो फिर सप्लाई लेते हैं। और रिसीट में विच एवर इज अर्लियर, बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। फिर पार्ट का देखो, तो पार्ट में ऐसा हुआ कि ये सप्लाई है, ये अपना इनवॉइस है, बुक एंट्री, बैंक क्रेडिट। तो मैंने क्या किया कि आपको सप्लाई किया 7 जनवरी को ऑफ टोटल वैल्यू 6 लाख। एक सर्विस दी, 6 लाख रुपए की सर्विस है टोटल वैल्यू। इसका इनवॉइस बन गया 11 जनवरी को, 30 दिन के अंदर। तो अपन 11 जनवरी पकड़ेंगे एक्रूअल, 30 दिन के अंदर है। अब देखो बुक एंट्री क्या हुआ कि आपने मेरे को 3 लाख का पेमेंट किया, ठीक है, फर्स्ट 3 लाख आपने मेरे को पेमेंट किया एक चेक से, जिसका मैंने बुक में एंट्री लिया 16 दिसंबर को, एडवांस देके गए थे आप, और बैंक में क्रेडिट आ गया 18 दिसंबर को। 3 लाख रुपए एडवांस में दिया था आपने, और बैलेंस 3 लाख रुपए आपने बाद में दिया। तो 7 जनवरी को मैंने सर्विस दी, उसके बाद आपने मेरे को चेक दिया 10 जनवरी को, जो मैंने बैंक में डाला, तो 12 जनवरी को क्लियर हुआ। ठीक है। तो अब देखो ये 3 लाख के लिए डेट ऑफ रिसीट क्या लेंगे? इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, 16 या 18, तो 16 तारीख आएगा। और ये 3 लाख के लिए विच एवर इज अर्लियर, तो 10 तारीख आएगा। अब ये एक्रूअल है, ये रिसीट है, इनको कंपेयर करना है। तो ये 3 लाख के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 11 जनवरी और 16 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, यानी 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर 3 लाख के ऊपर जो जीएसटी है उसका टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो गया है। 3 लाख के ऊपर, पूरे 6 लाख पे आपको टैक्स नहीं भरने का, आपको 3 लाख पे टैक्स भरना है। 16 दिसंबर टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और जो बैलेंस 3 लाख है उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? 10 जनवरी या 11 जनवरी, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 10 जनवरी। तो 2 हिस्सों में अपन टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को पे करेंगे। 3 लाख का टैक्स दिसंबर मंथ की लाइबिलिटी बनेगा, 3 लाख पे जो टैक्स आएगा वो जनवरी मंथ की लाइबिलिटी बनेगा, एंड देन विल हैव टू पे अकॉर्डिंगली।
हो गया, वेरी गुड। तो चलो फिर वापस आओ, ठीक है। फिर आगे देखो, और एक्स्ट्रा पैसे का भी बता ही दूं। एक्स्ट्रा पैसा मिला तो क्या करेंगे अपन, कि जो इनवॉइस है वो इनवॉइस का जो दिन है उसी को अपन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। एक्स्ट्रा मनी अगर को मिला है तो अपन क्या देखेंगे, इनवॉइस, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी देखो, वैसे तो अपन वो कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मनी में इनवॉइस, लेकिन इनवॉइस पहले बन जाता है ना। तो इनवॉइस मैंने बना दिया 9,000 रुपए का, कब बना, 13 फरवरी को इनवॉइस बन गया। लेकिन जब आप पेमेंट करने आए तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दिया, ये 9,000 तो दे दिया, लेकिन एक्स्ट्रा मनी दिया आपने 700 रुपए, कब, तो एक्स्ट्रा मनी बाद में ही आएगा ना इनवॉइस बनने के, पहले कैसे आएगा। अगर पहले आएगा तो अपन इनवॉइस में पूरा ही लिख देते ना 9,700। तो एक्स्ट्रा मनी का लॉजिक ही क्या है कि वो बाद में आता है। 700 रुपए आया, कब आया, 16 फरवरी को, जब आप पैसे देने आए तो 700 रुपए एक्स्ट्रा दिया। तो फिर ये इनवॉइस है ना, तो इनवॉइस ही पहले रहता है, वैसे भी विचेवर इज अर्लियर लो तो इनवॉइस ही पहले आने वाला है। तो इसलिए वहां लिखा रहता है कि जो इनवॉइस है इसी को पकड़ लो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इवन दिस 700 रुपीज। तो लॉजिकली विचेवर इज अर्लियर ले रहे अपन, लेकिन इनवॉइस पहले ही आएगा, इसलिए लॉ में इनवॉइस लिखा रहता है। देखो प्रोविजो में जो लिखा है ना कि इश्यू ऑफ इनवॉइस रिलेटिंग टू एक्सेस अमाउंट, जो इश्यू ऑफ इनवॉइस है उसी को ले लो, तो इनवॉइस पहले ही चाहेगा ना, इसलिए। फिर चलो सबसेक्शन 3 पे चलते हैं। In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, तो यहां भी रिवर्स चार्ज आ गया, RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां पे क्या होता है कि जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा। इसकी लिस्ट अपन बाद में देखेंगे कहां कहां पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या देखेंगे, शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली A, the date of payment as entered in the books of accounts of the recipient। मैंने पेमेंट आपको किया तो मैं बुक में रिकॉर्ड करूंगा ना कि मैंने पेमेंट आपको दिया। और the date on which payment is debited in his bank account whichever is earlier। मेरे अकाउंट में डेबिट आएगा ना, मैं चेक आपको दूंगा तो उस दिन मैं एंट्री मार दूंगा कि मैंने आपको पैसे दे दिए, फिर आप उसको बैंक में डालोगे, फिर जब क्लियर होगा तो मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट आ जाएगा। तो नॉर्मली मेरी बुक एंट्री पहले होगी और डेबिट बाद में आएगा, इफ आई डू प्रॉपर अकाउंटिंग। लेकिन अगर मेरा अकाउंटिंग खराब है ही, मैंने चेक तो दे दिया, बुक में कोई एंट्री डाली नहीं, और फिर सीधा बैंक में डेबिट आ गया, बैंक में डेबिट आ गया, तो फिर बैंक जिस दिन डेबिट हुआ उस दिन को ले लेंगे डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier। तो जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस अपने को इशू किया उसके आगे 60 days, गुड्स में 30 days था, यहां 60 days, ठीक है। 60 days देखेंगे, यह ना 60 days में तुमने पेमेंट नहीं किया, कहने का मतलब देखो सिंपल है, गवर्नमेंट कह रहा है तुम 60 दिन में पेमेंट कर रही क्या, मैंने बोला हो कर रहा हूं। हाँ, तो जिस दिन तुम पेमेंट करोगे, यानी जिस दिन रिसिपिएंट पेमेंट करेगा सप्लायर को, उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, यानी उसी दिन फिर उसको टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी अराइज होगी। मगर अगर मैंने तुम्हारे बिल को, तुमने मेरे को सर्विस दी, बिल भी भेज दिया, इनवॉइस भेज दिया, लेकिन मैंने पेमेंट ही नहीं किया, मेरे को टैक्स अवॉइड करना है, तो मैं कहता हूं मैं तुमको पेमेंट दूंगा तो टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, मैं तुमको पेमेंट ही नहीं देता, जाओ करो क्या करना है। तो क्या ऐसा कर सकता है ना। सो व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट पे यू द अमाउंट विद इन 60 days। तो फिर बोला है कि 60 days जब खत्म होंगे उसका अगला दिन जो है 61st डे, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days, यानी 61st डे विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। यानी गवर्नमेंट, इस देश की सरकार हमारे लिए कितने दिन का इंतजार करेगी, 60 days का, 60 दिन का इंतजार होगा
हमारी सरकार हमारे लिए 60 दिन का इंतजार करेगी और हमने अगर पेमेंट नहीं किया तो 61st डे को हमें टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा और फिर हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर चाहे आप सप्लायर को उसका पैसा दो या मत दो, गवर्नमेंट कहता है उसको तुम देख लो क्या करना है, हमको तो टैक्स दे दो, 60 डेज के बाद हमको टैक्स चाहिए। समझ में आ रहा है? सब लॉजिक देखो, ध्यान में डालो, दिमाग में डालो। देन प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लॉज ए और बी, अगर इसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, देन टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जिस दिन हमने बुक में एंट्री ली, किस चीज की एंट्री? अकाउंटिंग एंट्री ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई। तो अकाउंटिंग एंट्री जिस दिन लेंगे उसको फिर मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। And provided further that in case of supply by associated enterprise, अच्छा एक काम करो, पहले उसका एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर एसोसिएटेड एंटरप्राइज अपन देखते हैं। तो उसको अभी जरा छोड़ो आप, मैं आपको पहले उसके एग्जाम्पल दे देता हूं। तो देखो यहां सिंपल है, रिवर्स चार्ज में क्या करना है अपने को, ये सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर ने सर्विस दिया रेसिपिएंट को, ठीक है, अब सर्विस दिया तो इसने इनवॉइस बना के दिया। तो यहां सर्विस कब दे रहे हैं उससे मतलब नहीं, यहां इनवॉइस का डेट अपने को देखना है। तो इनवॉइस अगर है मान लो 1 अगस्त का इनवॉइस, और ये रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, इसको सर्विस मिली, फिर इसने पेमेंट किया, तो इसने जो पेमेंट किया होगा वो अपन देखेंगे। पेमेंट डन, तो पेमेंट में क्या होता है? बुक एंट्री। तो बुक एंट्री ऑफ पेमेंट ये इसके बुक्स में देखेंगे कि रेसिपिएंट ने जो पेमेंट किया तो अपने बुक में एंट्री कब मारी। तो उसने बुक एंट्री डाली है 16 अगस्त की और उसके बैंक में डेबिट आया है। अच्छा ये भी देखो, बार बार कहता हूं, ये जो लिखा रहता है ना बैंक पेमेंट के बारे में लिखा है, व्हाट इफ यू हैव पेड इन कैश, तो फिर जिस दिन कैश देंगे वो ले लेंगे, वो तो सिंपल है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। कैश पेड इज द डेट ऑफ पेमेंट। अगर बैंक से दिया है तो फिर ये दो चीज को कंपेयर करना है, बुक एंट्री एंड बैंक डेबिट। तो बैंक में डेबिट आया 19 अगस्त को, तो इन दोनों में से क्या लेंगे अपन? विच एवर इज अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर आएगा 16 अगस्त। अब देखो, अब क्या करना है कि इनवॉइस है, अपने को चेक करना है कि ये पेमेंट इनवॉइस के 60 डेज के अंदर है क्या। इज इट इन 60 डेज पीरियड? 60 दिन के अंदर है क्या? यस, 15-16 दिन में पेमेंट हो गया। 1 अगस्त का इनवॉइस है और 16 का पेमेंट है, 60 दिन के अंदर है, विद इन 60 डेज है। देखो इसको देखो, विद इन 60 डेज है क्या? यस। तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? डेट ऑफ पेमेंट यानी कि 16 अगस्त। सो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द रेसिपिएंट इज 16 अगस्त। तो अगस्त मंथ की लायबिलिटी आएगी जो अगले महीने में आपको पे कर देना है ड्यू डेट के अंदर। आई समझे? फर्स्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, लिखो इसको। लिखे। दूसरा ये कि अगर आपने 60 डेज में पेमेंट किया ही नहीं, तो चलो देखते हैं 1 अगस्त से 60 दिन का आते हैं। अगस्त कितने दिन का होता है? 31 का होता है ना। यस, तो अगस्त के 31 हो गए, तो सितंबर के 29 लेना पड़ेगा। तो यहां से 60 डेज जो आएंगे वो आएगा 29 सितंबर, करेक्ट? 29 सितंबर 60 डेज आता है। 1 अगस्त है ना, तो अगस्त के 31 डेज हो गए, 1 to 31 अगस्त 31 एंड 29 डेज ऑफ सितंबर, टोटल हो गए 60 दिन हो गए 29 सितंबर को। तो चलो अब पेमेंट के डेट को अपन चेंज करते हैं। मान लो कि तुमने पेमेंट किया है
तुम्हारा पेमेंट जो गया वो गया 27 अक्टूबर को और बैंक में डेबिट आया 30 अक्टूबर को। अब बताओ क्या होगा? तो यहां तो तुम्हारे 60 दिन एक्सपायर हो गए ना, तो 29 सितंबर को 60 डेज एक्सपायर हो गए और तुम्हारा पेमेंट तो बाद में आ रहा है, तो विद इन को काट के मैं आफ्टर लिखता हूं, पेमेंट इज आफ्टर 60 डेज। इन दोनों में से पहला भी अगर ले ले अपन तो 27 आता है, तो 27 अक्टूबर तो इधर इसके बाद है ना, 60 डेज के बाद। तो फिर अपन क्या करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे द डे फॉलोइंग 29 सितंबर यानी कि 30th September. So 30th September will become the time of supply. तो इनवॉइस बनने के 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो गया तो डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे, नहीं हुआ तो 61st डे जो होगा दैट विल बिकम द टाइम ऑफ सप्लाई। गॉट इट? वेरी सिंपल लॉजिक। 60 दिन में हो गया तो डेट ऑफ पेमेंट, नहीं हुआ तो 61st डे। ओके, वेरी गुड। तो विच एवर इज अर्लियर नहीं देखने का है, नहीं। 60 दिन में हुआ तो डेट ऑफ पेमेंट, नहीं हुआ तो 61st डे, बस। ग्रेट। और अगर कुछ भी मालूम नहीं है तो फिर रिसीट, जिस दिन हमने अकाउंट फॉर किया रिसीट ऑफ सर्विस, उस दिन को लेंगे। फिर देखो सेकंड प्रोविजो अब यहां पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। क्या बोलता है देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में अपना सप्लायर बैठा हुआ है और उसका एसोसिएटेड एंटरप्राइज इंडिया में है, रिसीवर। तो एसोसिएटेड यानी कि जैसे दो सब्सिडरीज है या वहां होल्डिंग या सब्सिडरी, रिलेटेड पार्टी यू कैन से, इज इन इंडिया, और वहां पे बाहर से सर्विस इंडिया में आ रही है, देन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन हमने रिसीट की एंट्री मारी, रिसीट ऑफ सर्विस, या जिस दिन हमने पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर लेंगे। सिंपल। जिस दिन हमने रिसीव किया सर्विस तो रिसीट की एंट्री मारी, रिसीट ऑफ सर्विस, या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो लिखा है डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई यानी कि सर्विस, सर्विस आई तो हमने डेट एंट्री मारी ना उसकी, सप्लाई रिसीव, तो बुक एंट्री मारी होंगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी सर्विस, सर्विस अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंस होगा उसका, टू पेएबल, और फिर पेमेंट की एंट्री मारी, whichever is earlier, date of payment whichever is earlier. Date of payment वही रहेगा, book entry of payment और bank debit whichever is earlier. Simple. इसके एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आएंगे अपन देखेंगे एनालिसिस में। फिर आगे सब सेक्शन 4 में आता है वाउचर्स। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, जैसे गुड्स में देखा था वैसे ही है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय द सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट। यानी मैं अब ये सर्विस से रिलेटेड है, तो मैं जाता हूं एक सर्विस प्रोवाइडर के पास, फॉर एग्जाम्पल एक सैलून में जाता हूं, वहां पे 1000 रुपए भर के एक वाउचर लेता हूं और कहता हूं कि देखो किसी को गिफ्ट देना है, वो आएगा और आपसे बाल कटवा के जाएगा। तो अपने को मालूम है ना कि भाई ये वाउचर किसके लिए है, बाल कटवाने के लिए। तो बाल कटवाने पर जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो अभी अपन मालूम है, तो अपन लगा सकते हैं। तो जब वो वाउचर हमें इशू करेंगे उसी वक्त टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा और लाइबिलिटी टू पे अराइज हो जाएगी, क्योंकि रेट कंफर्म्ड है, रेट ऑफ टैक्स इज कंफर्म। लेकिन अगर रेट ऑफ टैक्स कंफर्म नहीं होता, यानी मैंने एक पर्सन को, एक सप्लायर है, वो बहुत सारे सर्विसेज देता है, बहुत सारे सर्विसेज, उसको मैंने कोई एडवांस पैसा भर दिया और वाउचर ले लिया और कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मुझे कौन सी सर्विस चाहिए। यानी वाउचर जो है वो आइडेंटिफाइबल टू अ पर्टिकुलर सर्विस नहीं है, जनरल वाउचर है। तो अभी अपन नहीं बता सकते ना कि कितना रेट ऑफ टैक्स लगाना,
क्योंकि वो तो तब पता चलेगा जब मैं रिडेम्पशन के लिए जाऊंगा और रिडेम्पशन में मैं कहूंगा मुझे ये सर्विस दे दो, तो उस पे रेट अलग हो सकता है। मैं कहूंगा वो सर्विस दे दो, उस पे रेट अलग हो सकता है। तो फिर अपन रिडेम्पशन पे लगाएंगे। सो द डेट ऑफ रिडेम्पशन इन ऑल अदर केसेस। तो जैसे गुड्स में मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको दिया था, सेम लॉजिक यहां पे भी है। लॉजिक रिमेन्स दी सेम। फिर आगे बढ़ते हैं। Where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of 2, 3 and 4, ये वाले जो तीनों चारों केस है, वाउचर आ गया, रिवर्स चार्ज आ गया या फॉरवर्ड चार्ज, ये अगर कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, then the time of supply shall, in a case where periodical return has to be filed, be the date on which the return is to be filed, यानी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो रहता है उसको मानेंगे। और इन एनी अदर केस बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, यानी रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है आपको, अब रजिस्टर्ड ही नहीं हो, रिटर्न कहां से आएगा, कुछ भी नहीं हो आप, तो फिर जब टैक्स का पेमेंट करोगे तब लेंगे। तो ये बेसिकली कब आएगा, टैक्स इवेजन केस में पॉइंट नंबर 5 अप्लाई होगा। जहां कोई पकड़ा जाता है तो तब ये लगता है, या आप जाके खुद सरेंडर करोगे कि देखो मैंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया है, मैंने 5 साल से कोई पेमेंट नहीं किया, लेकिन मेरे को डर लग रहा है तो मैं पेमेंट करना चाहता हूं, मेरे को बताओ। तो बोलेंगे चल आज ही असेस करते हैं, तो आज का लगा देंगे टाइम ऑफ सप्लाई। देन 6 कहता है द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value. Same as 12. तो कुछ पॉइंट्स तो देखो जो 12 में है वही 13 में है, सिमिलर है, और कुछ पॉइंट्स अलग है। फॉरवर्ड चार्ज का अलग है, रिवर्स चार्ज का अलग है, टाइम का डिफरेंस है रिवर्स चार्ज में। फिर देखो उसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया है। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 दिन के अंदर है कि नहीं अपने को देखना है। अगर 30 दिन के अंदर होगा तो इनवॉइस लेंगे, 30 दिन में नहीं होगा तो कंप्लीशन लेंगे। फिर एंट्री इन बुक्स एंड क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट निकालने के लिए दिया है। इसमें से क्या लेना पड़ता है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर है वो लेंगे। तो ये एक्रूअल, ये रिसीट, और फिर उसको कंपेयर करके निकालेंगे विच एवर इज अर्लियर, है ना। तो देखो इफ दिस इज 10th of April कंप्लीशन और इनवॉइस 20 अप्रैल को है कि 30 दिन के अंदर है, 30 दिन के अंदर है तो अपन ये लेंगे। और रिसीट जो है वो इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, 30th April या 5th May, 30th April, और फिर ये या ये विच एवर इज अर्लियर 20th April। सो 20th April बिकम्स टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंड देखो 10th April का डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, तो यहां से 30 दिन के अंदर इनवॉइस है क्या, यस, तो फिर से 20th April लेंगे। लेकिन अब आएगा 30 अप्रैल या 26, विच एवर इज अर्लियर, एंट्री इन बुक्स या क्रेडिट टू बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, तो 26 तारीख आएगी। या पेमेंट, तो ये एक्रूअल, ये पेमेंट, विच इज अर्लियर 20th April। सो अगेन टाइम ऑफ सप्लाई इज 20th April। फिर तीसरा देखो 10th April 15th May, 30 दिन के अंदर है क्या, नहीं, तो 30 दिन के अंदर नहीं है, इसलिए ये इनवॉइस को इग्नोर किया जाएगा। देन विल टेक डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो 28। अब देखो 10th April या 28, विच इज अर्लियर 10th April, टाइम ऑफ सप्लाई। सिमिलरली नेक्स्ट 10th April है और 20th April को इनवॉइस बन गया है, वेरी गुड, तो फिर अपन इसको लेंगे, 30 डेज के अंदर है। नाउ दिस इज 12th April और 15th April, तो 12th April। अब देखो दोनों में से पहले कौन सा है, 12th April, सो टाइम ऑफ सप्लाई 12th April। फिर पार्ट पेमेंट वाले हैं, 10th April का कंप्लीशन है, 16th May को इनवॉइस बना, अरे 30 दिन के बाहर है, तो इसको इग्नोर करेंगे, अपन क्या लेंगे 10th April। सो ये आ गया अब एक्रूअल। अब रिसीट देखो क्या है, रिसीट पार्ट में है, 50% रिसीट है पहले,
5th अप्रैल को या 3rd अप्रैल, विच इज अर्लियर, 3rd अप्रैल। बुक एंट्री एंड बैंक क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट पहले तो ये लेंगे। तो अगर ये इनवॉइस को कंपेयर कर तो ये एक्रूअल 10th अप्रैल का है और रिसीट 3rd का है, तो 3rd आ जाएगा यहां, 3rd अप्रैल लिख दो फॉर 50%। 50% अमाउंट के लिए जो भी बिल होगा, 5 लाख का बिल है तो 2.5 लाख के लिए 3rd अप्रैल बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और फिर जो 2.5 लाख बचेगा 50%, उसके लिए क्या बनेगा, देखो उसका रिसीट ये है 25, 27, तो 25 आएगा। अभी 10th अप्रैल और 25th, विच इज अर्लियर, 10th अप्रैल, तो ये 50% के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, 10th अप्रैल। सिंपल। और उसके बाद क्या, इसमें 3 रिसीट्स है, तो देखो पहले ये देखते हैं 16, 27, तो 27 लेंगे, 30 दिन के अंदर है। अब ये देखो पहला एक 30% का रिसीट है, 4434, तो 34 लेंगे। 27 या 3, तो 3, तो 30% अमाउंट के लिए 34 यानी 3rd of अप्रैल बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। फिर दूसरा 30% का देखो 20 एंड 22, तो 20। अब ये 20 और 27, तो क्या आएगा 20, तो ये भी 30% अमाउंट है, इसके लिए 20 अप्रैल बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। और आखिरी है 30 अप्रैल 5 में, तो 30 अप्रैल। अब 27 या 30, तो 27 आएंगे, तो 40% अमाउंट के लिए 27th अप्रैल विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। इट्स अ गेम, कंप्यूटर गेम आते ना, इसको लो उसको लो, क्रॉसवर्ड पजल की तरह है बट विथ लॉजिक। फिर इसमें भी दिया देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। अगर कंटिन्यूअस सर्विस है तो उसका कैसे निकालना, तो कंटिन्यूअस का कोई अलग से दिया है क्या सेक्शन 13 में, नहीं दिया है, तो जो नॉर्मल है उसी के हिसाब से निकालेंगे। लेकिन इसमें इनवॉइस कब इशू करना होता है ये चेंज होगा, इनवॉइस का ड्यू डेट क्या होता है। तो नॉर्मल कोर्स में इनवॉइस क्या है कि 30 डेज के अंदर बनाना होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां देखो इनवॉइस कब बनाने का है, तो उसमें पहले कंटिन्यूअस सर्विस का डेफिनेशन दिया, ये अपन पढ़ चुके हैं डेफिनेशंस में, एक बार और पढ़ लो, रिपीट करने में कोई नुकसान नहीं है। देखो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और ऑन रिकरेंट बेसिस, है ना, कंटिन्यूअसली। इसमें एग्जांपल क्या देखे थे, जैसे टेलीफोन कंटिन्यूअस है, अपने पास मोबाइल फोन का कनेक्शन है, कंटिन्यूअस सप्लाई है, सालों तक हम यूज कर रहे हैं ना फोन। मेरा फोन तो कितने 5-6 साल से मैं यूज कर रहा हूं, सेम नंबर, सिम नंबर। आइडिया का सर्विस है, हर महीने बिल आता है, फिर अपन पेमेंट करते हैं। सो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months, ये नॉर्मल डेफिनेशन है, एक्सीडिंग 3 months विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशंस, यानी मंथली पीरियड, मंथली ऑब्लिगेशंस है, जैसे कि पीरियोडिक में कुछ भी पीरियड डिसाइड कर सकते हो, 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन, एज द केस में भी। एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एज द गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू कंडीशंस नोटिफाई। तो इसमें नॉर्मली वो टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, वो सब नोटिफाइड रहते हैं, ये पढ़े थे अपन ने, है ना। अब देखो इसमें इनवॉइस कब इशू होता है ये मेन है, ये आपको याद रखना, इससे टाइम डिपेंड करेगा। तो देखो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ए वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पहले से लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको इतनी तारीख को इतना पैसा देना, इतनी तारीख को इतना देना, इतनी तारीख को इतना देना है, ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट आर मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा 9 महीने का, और इस 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पहले से लिखा है कि आपको ये डेट्स के ऊपर इतना इतना पैसा देने का है। देन इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। देखो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जो वो ड्यू डेट मेंशन है उसके ऊपर या उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। यहां 30 डेज नहीं है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इशू होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल नहीं है,
तो फिर अरे फिर जब आप मेरे को पेमेंट करेंगे तब इनवॉइस दो, सिंपल। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो फिर द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। अब मेंशन नहीं है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होता, हम छोड़ देते हैं, हम बोल देंगे भाई 9 महीने में मैं जब भी मांगूंगा आप दे देना, या आपकी मर्जी जब आएंगी दे देना। तो जब जब आप पैसा देंगे तब तब मैं आपको इनवॉइस बना के देते जाऊंगा, सिंपल। सो एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे वही ड्यू डेट रहेगा, उसी पे आपको इनवॉइस बनाकर देने का है। और तीसरा पॉइंट है कि वेयर द पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। अगर ये इवेंट बेस्ड है कि जब ये इवेंट होगा तो इनवॉइस बनेगा, तो फिर द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। जैसे कि मोबाइल बिल, पोस्टपेड मोबाइल बिल, इसमें क्या रहता है, मंथली साइकिल होती है। क्रेडिट कार्ड मंथली साइकिल होती है। ये सब जो कंटिन्यू सर्विस है नॉर्मली मंथली साइकिल की होती है। तो मंथली साइकिल है, इसका मतलब यह है कि हर मंथ जो भी मंथली साइकिल फिक्स होगा, जैसे अपना अगर 7th का मंथली साइकिल है, यानी हर 7th को बिल बनता है। सो एवरी 7th द कंपनी विल रेज अ बिल ऑन मी फॉर लास्ट 8th, पिछले महीने की 8 तारीख से या पिछले महीने के 7 तारीख से इस महीने के 6 तारीख तक, जितना भी मैं यूज करूंगा टेलीफोन, उसका 7 तारीख को बिल बन जाएगा। तो डेट फिक्स है, इवेंट मेंशन्ड है कि इवेंट्स जब जब होंगे तो इट कैन बी मंथली साइकिल। या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्लैब्स के ऊपर होता है इवेंट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रहता है ना, जब अपन एडवांस में पैसे लेते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली है, अभी हो नहीं रही है, यानी हो रही है, पूरी कंप्लीटेड नहीं है, और मैंने आपको फ्लैट बेच दिया, फिर उसको सर्विस मानते हैं, शुरुआत में देखा था हमने। अब मैंने आपसे पैसे कैसे लेना है, टोटल वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज से 90 lakhs. हाउ एम आई गोइंग टू टेक मनी फ्रॉम यू ऑन कंप्लीशन स्टेजेस ऑफ द बिल्डिंग। तो उसको इवेंट्स कहते हैं कि जैसे ही पहला स्लैब गिर जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा, तो आर्किटेक्ट एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि दिस स्लैब हैज बीन लेड, यानी ये इवेंट हो गया है। फिर जो बिल्डर है वो हमारे नाम से इनवॉइस इशू करता है कि स्लैब गिर गया है, अब आपको इतना 15% देने का है। फिर सेकेंड स्लैब, थर्ड स्लैब, 4th, 5th, 6th, एंड देन फाइनली डिलीवरी, पोजेशन ट्रांसफर। तो ऐसे इवेंट्स डिफाइंड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि ये इवेंट होने पर इतना इतना परसेंटेज ऑफ कंसिडरेशन आपको देते जाना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब जब ये इवेंट्स होंगे तब तब इनवॉइस बनाने का है, जब जब ये इवेंट्स होंगे तब तब इनवॉइस बनाकर देने का है। तो वो ड्यू डेट हो जाएगा। इवेंट इज द ड्यू डेट, कंप्लीशन ऑफ इवेंट विल बी द ड्यू डेट फॉर मेकिंग द इनवॉइस। ठीक है, तो अब इसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना देखते हैं हम। देखो, तो इनवॉइस डेट दिया है, यानी एक्चुअल इनवॉइस कब इशू हुआ, एंड डेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कब इशू होना चाहिए था। तो या तो ये पेमेंट होगा, पेमेंट का ड्यू डेट, या फिर इवेंट। ड्यू डेट दो केस में आता है, या तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या ड्यू डेट ऑफ इवेंट, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकेंड वाला तो क्या है कि जब कुछ भी नहीं है तो जब पैसा आया तब दे दो, वो तो अलग है। लेकिन ड्यू डेट अगर मेंशन किया है तो ड्यू डेट का मतलब है या तो पेमेंट विच इज फिक्स्ड ऑलरेडी, इतनी इतनी तारीख को इतना इतना पैसा देना, या फिर इवेंट होने पर। फिर रिसीट ऑफ पेमेंट दिया है, एन एंट्री ऑफ प्रोविजन इन सर्विस बुक्स, एंट्री ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इन बुक्स भी दिया है, वो भी देखेंगे कहां काम में आता है। देखो, अब देखो पहला पॉइंट है सेक्शन 31(5)(a) के ऊपर, जो पहला अपन ने देखा भी, कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट मंथली ऑन 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। फिक्स्ड है कि हर महीने की 10 तारीख को आपको पैसे देना है, जैसे बैंक EMI होता है, पहले से फिक्स्ड है कि इतनी तारीख को देना है यानी देना है। तो वैसे अगर फिक्स्ड है कि हर महीने की 10 तारीख को आपको पेमेंट करने का है, तो फिर क्या होगा। देखो पहला एग्जांपल देखते हैं, उसमें 3 एग्जांपल्स है। फर्स्ट वन, 2 नवंबर को इनवॉइस बना, लेकिन ड्यू डेट तो 10 तारीख का था, 10 नवंबर। इनवॉइस पहले बन गया, वेरी गुड, तो ड्यू डेट के अंदर बना है तो अपन इनवॉइस देखेंगे। ड्यू डेट के अंदर बना ना, इस दिन बनाने का है, इस दिन उसके पहले बन गया तो वेरी गुड।
इसको कंपेयर करेंगे रिसीट के साथ। तो रिसीट क्या है 15 नवंबर, तो 2 या 15, विच एवर इज अर्लियर, 2 नवंबर, सिंपल। दूसरा केस, 10 दिसंबर का ड्यू डेट आ गया लेकिन इनवॉइस बना नहीं तो फिर इसको देखेंगे अपन, ये बन जाएगा ड्यू डेट विल बिकम द डेट ऑफ सर्विस, ये सर्विस है ऐसा मान लिया जाएगा। तो अगर 10 तारीख का है और पेमेंट कब आया 15 को आया, तो 10 या 15 को फिर कंपेयर करो, विच एवर इज अर्लियर, तो 10 तारीख। फिर 10 जनवरी है और 10 जनवरी को बन गया, वेरी गुड, ऑन बना दिया तुमने, वेरी गुड। इसको कंपेयर करेंगे रिसीट के साथ, तो 10 जनवरी को कंपेयर करो डेट ऑफ रिसीट, तो 6 जनवरी, रिसीट पहले आ गया है, सो 6 जनवरी विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये एग्जांपल था जहां ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट्स फिक्स्ड है। अब दूसरा केस देखते हैं, सी वाला, where the contract provides for payment on completion of event, event कब हुआ, and recipient to pay within 1 month from date of completion, वो ठीक है, वो ये भी बाद में देखेंगे, ये अपने काम करिए। रेसिपिएंट को हमने टाइम दिया है कि 1 महीने में आप पेमेंट कभी भी कर देना, वो ठीक है ना, उससे क्या मतलब है अपने को, टाइम ऑफ सप्लाई उससे कोई मतलब, क्रेडिट पीरियड कितना दिया उससे कोई मतलब होता है क्या, नहीं। अब देखो 10 नवंबर का इवेंट हुआ, तो अब यहां ये जो है ये इवेंट्स के डेट्स है, दिस इज इवेंट, इवेंट 10 नवंबर को हुआ, आपने इनवॉइस 2 दिन बाद बनाया तो नहीं चलता, जिस दिन इवेंट हुआ उस दिन बन जाना चाहिए, तो अपन 10 तारीख लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे रिसीट से, तो विच एवर इज अर्लियर, कौन सा अर्लियर है 10 नवंबर। दूसरा 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को बन गया, वेरी गुड, ऑन और बिफोर बनना चाहिए, बन गया। इसको कंपेयर करेंगे रिसीट के साथ, विच एवर इज अर्लियर 20 अप्रैल, है ना, सिंपल होता है। और एक डाल दो उसमें कि अगर ये 24 अप्रैल है और ये अपने को इनवॉइस बन गया 20 अप्रैल को ही, और रिसीट हुआ मान लो 27 अप्रैल को, तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा 20 अप्रैल, क्योंकि देखो ये पहले बन गया है तो 20 अप्रैल लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे अपन रिसीट के साथ, तो क्या मिलेगा अपने को 20th अप्रैल, टाइम ऑफ सप्लाई। फिर आगे कुछ थियरी क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन है कि हाउ टू डिटरमिन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कैसे निकालेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका अभी जीएसटी में कोई आंसर नहीं है। सर्विस तो लंबी होती है, जैसे देखो अपनी क्लास चल रही है, क्लास शुरू होती है महीने भर, 2 महीने 3 महीने कोर्स चलता है, फिर खत्म होती है, तो मैंने सर्विस कब दिया आपको, ये कब देखेंगे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या देखेंगे, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द क्लास या मिडिल ऑफ द क्लास या एंड ऑफ द क्लास, क्या देखेंगे, डेट ऑफ सर्विस किसको मानेंगे। अब किसी के बाल काटने गए, कटवाने गए सैलून में, तो ठीक है वो तो 5 मिनट में बाल काट के आपको भेज देगा, पॉकेट भी काट लेगा, 500-600 रुपए ले लेगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट अ सर्विस विच टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट, ऑडिट। अब देखो जितने कंपनीज के हम ऑडिट करते हैं तो एक दिन में ऑडिट हो जाता है क्या, नहीं, टाइम लगता है, 10-12 आर्टिकल को बिठा के रखना पड़ता है हर जगह, और फिर ऑडिट रिपोर्ट बनती है, फिर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है। तो सर्विस का प्रोविजन कब मानेंगे, जब आर्टिकल जाके ऑडिट कर रहे तब, या जब हम ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे तब। तो इसका आंसर जीएसटी में अभी तक नहीं है, तो यहां एक पुराना नोटिफिकेशन दिया है जो कहां का है, सर्विस टैक्स का है। एक सर्कुलर इशू हुआ था इस पे 13/2011, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो उसका ही रेलेवेंस अपन यहां पर भी लेंगे। देखो तो वहां क्या लिखा था कि द टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन वेदर अ सर्विस हैज कंप्लीटेड वुड बी द कंप्लीशन ऑफ ऑल द रिलेटेड एक्टिविटीज दैट प्लेस द प्रोवाइडर इन अ सिचुएशन टू बी एबल टू इशू एन इनवॉइस
यानी सारे सर्विसेज जो देना था वो खत्म हो गए हैं और अब हम इनवॉइस बना सकते हैं. नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू मेक इनवॉइस. वी नो व्हाट वी हैव गिवन, वी नो ऑल द एक्टिविटीज दैट वी हैव डन एंड नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू मेक एन इनवॉइस. तो ये ऑडिट सर्विस में कब होगा? जब ऑडिट कंप्लीट होगा, तभी तो अपन इनवॉइस बनाने के काबिल हो जाएंगे ना, कि इतनी सर्विसेज हमने दी है. कंसिडरिंग ऑल दीज एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू चार्ज दिस मच अमाउंट. And that however such activity does not include flimsy and irrelevant grounds for delay in issuance of invoice. साथ में वो भी लिखा था उसमें कि flimsy grounds पे आप डिले नहीं कर सकते. एक बार मेजर काम हो गया, जो मेजर काम करने का था वो हो गया, और अब इनवॉइस बनाने के हम पोजीशन में आ गए हैं. वी नो व्हाट वी हैव डन एंड वी कैन वैल्यू द सर्विस एंड वी कैन मेक द इनवॉइस. दैट इज इनफ. फिर आप कहोगे फिल्मी रीजन कि अरे वो बाकी है, ये बाकी है, फलाना है, ढिंकाना है, तो उससे कोई मतलब नहीं है. उससे आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, प्रोविजन हो चुका है. देन हाउ टू डिटरमिन द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स पेमेंट. ये तो सिंपल है. रिसीट ऑफ पेमेंट क्या रहता है? एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, व्हिचएवर इज अर्लियर. ये तो बहुत सिंपल है. And what will be the time of supply in case the amount received is more than 1,000? More than 1,000 है तो फिर क्या करेंगे? Sorry, more than the amount indicated in invoice. 1,000 रुपीज के नीचे है तो ऑप्शन रहता है कि पुराने इनवॉइस के बेसिस पे निकाल लो या नया सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करो, उसको डेबिट नोट भी कहते हैं. नया इशू करो और उसके बेसिस पे निकालो. और 1,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर ये ऑप्शन नहीं है, फिर आपको नया इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा. That is the only option. और नए इनवॉइस के बेसिस पे टाइम निकलेगा. फिर उसके बाद आता है रिवर्स चार्ज. तो रिवर्स चार्ज में क्या बोला है कि डेट ऑफ पेमेंट देखो या फिर 60 डेज का एक्सपायरी है, तो 61st डे जो होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, उनमें से लेना पड़ेगा. अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, देखा था अपन ने. तो देखो हाउ टू डिटरमिन द डेट ऑन विच द रेसिपिएंट मेड पेमेंट. रेसिपिएंट ने पेमेंट किया है कब देखेंगे? तो ये उल्टा. ये जो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को देखना पड़ता है ना, तो उसने पेमेंट जब अपने बुक में एंटर किया या उसके बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ, क्रेडिट की जगह डेबिट होता है, डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट या एंटर्ड इन द बुक्स, व्हिचएवर इज अर्लियर. देन व्हाट इफ फॉर एनी रीजन दीज टू डेट्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. अगर ये डिटरमिन नहीं हो सकते तो फिर अपन क्या करते हैं? The date on which the supply is recorded in the books of accounts. जिस दिन सप्लाई बुक्स में रिकॉर्ड हुआ वो देखते हैं. और तीसरा क्वेश्चन पूछा एसोसिएटेड एंटरप्राइज में क्या करना. देखा था अपन, एसोसिएटेड एंटरप्राइज अपना फॉरेन में है, उससे हमने इंडिया में सर्विस ली है, तो उसमें क्या करते हैं अपन? जिस दिन हमने बुक में रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. तो देखो उस पे एक एग्जांपल अपन देखते हैं. डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर दिया है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस भी दिया है. तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कोई काम का है क्या? नहीं. अपने को देखना पड़ता है डेट ऑफ इनवॉइस, ये काम का है, और कंप्लीशन ऑफ सर्विस से कोई मतलब नहीं है. और ये इनवॉइस से 60 डेज के अंदर पेमेंट हुआ कि नहीं, ये अपन देखेंगे. तो ये पेमेंट, इन दोनों को कंपेयर करना है. ठीक है. और एंट्री ऑफ रिसीट सर्विसेज इन रिसिपिएंट बुक जो दिया है वो अलग काम का है. जब ये अवेलेबल नहीं है तो वो देखना पड़ता है, तो उसको भी रहने दो. लेट्स सी द फर्स्ट वन. 31 अक्टूबर का इनवॉइस, 31 अक्टूबर का इनवॉइस है और 20 नवंबर का पेमेंट है. तो 31 अक्टूबर का इनवॉइस है, 20 नवंबर का पेमेंट, 60 डेज के अंदर है क्या? यस. तो अपन लेंगे 20 नवंबर बिकॉज इट इज विद इन 60 डेज. दूसरा 31 अक्टूबर का इनवॉइस है, 5 नवंबर का पेमेंट, बहुत अच्छी बात है, अपन 5 नवंबर लेंगे. फिर 31 अक्टूबर का इनवॉइस है और 10 जनवरी अगले साल में पेमेंट किया, तो यहां से 60 डेज कहां पे आए? देखो 60 डेज एक्सपायर कब हुए?
31 अक्टूबर है ना, तो 31 अक्टूबर से 60 डेज आएंगे, तो अक्टूबर के एक दिन पकड़ो, नवंबर के आएंगे 30 दिन, और दिसंबर के, कहां गया मेरा कैलकुलेटर, तो 31 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हुआ है, तो ये आ गया तुम्हारा 31, फिर नवंबर 1 ऑफ अक्टूबर, नवंबर के 31 हो गए, एंड 29 डेज ऑफ दिसंबर, तो 60 डेज एक्सपायर ऑन 29th दिसंबर, तो उसके बाद का दिन यानी 30th दिसंबर आना चाहिए, यहाँ 31 दिया है, मेक इट 30th दिसंबर, 30th दिसंबर विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। फिर चौथा जो पॉइंट है वो देखो, सर्विस रिसीव फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। एसोसिएटेड एंटरप्राइज से अगर सर्विस मिला है तो वहां पे अपन क्या देखते हैं, वहां 60 डेज का रूल नहीं लगाते, वहां 60 डेज का रूल नहीं है, वहां पे पेमेंट रहता है। तो देखो एंट्री ऑफ रिसीट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वहां ये देखना पड़ता है एंट्री ऑफ रिसीट जो है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डेट ऑफ पेमेंट, ये दोनों को चेक करना पड़ता है। इन केस ऑफ सर्विस रिसीव फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एक ये देखेंगे अपन किस दिन हमने एंट्री ली बुक्स में और पेमेंट कब किया, ये दोनों को देखना पड़ता है। विच एवर इज अर्लियर, तो 31 मार्च आएगा। और लास्ट पॉइंट में दिया है सर्विस बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसे इनवॉइस ही इशू नहीं किया। अब इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो फिर अपन सीधा क्या लेते हैं, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, जिस दिन एंट्री करेंगे वो ले लेंगे अपन टाइम ऑफ सप्लाई। तो ऐसा है रिवर्स चार्ज में। फिर वाउचर आता है, वाउचर के केस में तो सिंपल है, इशू ऑफ वाउचर अगर आइडेंटिफाइबल है वरना रिडेम्पशन, आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर रिडेम्पशन। तो उसका एग्जांपल दिया देखो, पहले लिखा है फर्स्ट सर्विस और डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसे को मतलब नहीं है। इशू ऑफ वाउचर अपने को देखना है या रिडेम्पशन देखना है, ये दो में से अपने को एक देखना है। एंड लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वाउचर, ये भी कोई काम का नहीं है। और पहले क्या बेचा था अपन ने जिसके बदले अपने को वाउचर मिला, वो भी कोई काम का नहीं है। तो देखो वाउचर इशूड टू द रेसिपिएंट आफ्टर सप्लाई ऑफ अ सर्विस फॉर द सेम सर्विस, फॉर द सेम सर्विस, यानी एक सर्विस हमने दी, उसका पैसा ले लिया, फिर हमने उसको वाउचर दिया कि आप अगली बार आएंगे ना तो यही सर्विस आप फिर से ले सकते हैं वैलिड फॉर 1 ईयर, एक साल में कभी भी आके आप ले सकते। जैसे मेरे ब्यूटी पार्लर में आप आए और फेस मसाज करवाया, तो उसके तो पैसे मैंने ले लिए, फिर एक वाउचर दिया 50 रुपए का, बोला कि अगली बार जब भी आप आएंगे फेस मसाज कराने तो ये वाउचर आप यूज कर सकते हो। तो क्या करवाने के लिए वो तो मेंशन है ना, फेस मसाज, सेम सर्विस, तो आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाइड है इसलिए अपन क्या ले लेंगे, इशू ऑफ वाउचर। जो इशू ऑफ वाउचर है क्योंकि आइडेंटिफाइड है तो यही बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, यानी उसी दिन अपने को उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। दूसरा केस है वाउचर इशूड टू अ रेसिपिएंट ऑफ मशीनरी अलोंग विद द टाइम ऑफ डिलीवरी, अलोंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर अवेलिंग रिपेयर सर्विस। एक आदमी मशीन खरीद के ले गया, मशीन खरीद के ले गया तो उसके साथ हमने वाउचर दिया कि आने वाले सर्विस आपको फ्री है। किसका, यही मशीन का। तो यही मशीन आइडेंटिफाइड है, इसकी सर्विस वो भी आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाइड है इसलिए अपन फिर से क्या देखेंगे, टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर 1 नवंबर विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स खरीदा, उसके अगेंस्ट में हमने सर्विस का वाउचर दिया और वो आइडेंटिफाइड है कि कौन सी सर्विस कौन से गुड्स के लिए। देन वाउचर थर्ड में दिखा है वाउचर इशू टू अ रेसिपिएंट आफ्टर सप्लाई ऑफ अ सर्विस फॉर एनी अदर सर्विस अक्रॉस इंडिया वैलिड फॉर 1 ईयर। कभी भी आ जाना और कोई भी सर्विस लेके जाना, कोई भी सर्विस। तो आइडेंटिफाइड है क्या, नहीं, कोई भी नॉट आइडेंटिफाइड। कौन सी सर्विस देंगे, आइडेंटिफाइड नहीं। तो इसलिए अपन लेंगे रिडेम्पशन। और इसका लॉजिक भी आपको समझ में आए क्यों अपन रिडेम्पशन लेते, क्योंकि देखो सर्विस आइडेंटिफाइड नहीं है कौन सी सर्विस के लिए है,
तो रेट ऑफ टैक्स डिटरमिन नहीं हो सकता ना, ये प्रॉब्लम है। रेट ऑफ टैक्स तो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग होते हैं। तो अगर अपने को अभी इशू ऑफ वाउचर के समय अगर सर्विस आइडेंटिफाइड है कि ये सर्विस के लिए ये वाउचर है, ये सर्विस का रेट अपने को मालूम रहता है, तो अपन अभी उसको टैक्स कर देते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर इटसेल्फ, एडवांस मान करके। और अगर सर्विस आइडेंटिफाइड नहीं है, वाउचर तो दिया लेकिन सर्विस आइडेंटिफाइड नहीं है, तो फिर रेट ऑफ टैक्स कहां से निकलेगा, है ना। 5% लगाए कि 12 लगाए कि 18 लगाए, कौन सा रेट लगाए, अरे सर्विस ही नहीं मालूम तो रेट क्या लेंगे। तो इसलिए फिर अपन उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है, जब रिडेम्पशन में आएगा तब समझ में आ जाएगा कौन सी सर्विस वो अवेल करता है, तब उस पर टैक्स लगाएंगे। दैट इज ए लॉजिक। और आखिरी केस है गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹1500 फॉर पर्टिकुलर सर्विस। फिर से वही पर्टिकुलर सर्विस आइडेंटिफाइड है, तो इसलिए डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इटसेल्फ। और बाद में रेसिड्यूअरी दिया रहता है कि when none of the above provisions are able to satisfactorily answer the time of supply, it is to be determined on the basis of residuary provision, जो कि क्या कहता है कि अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हुआ है तो डेट ऑफ द रिटर्न, और नहीं तो फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। और स्पेशल चार्जेस जो है, स्पेशल चार्जेस में क्या होता है, वो तीन तुम्हारा इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनल्टी, ये तीन जो है स्पेशल चार्जेस, उसके लिए हमेशा रिसीट देखना पड़ता है, रिसीट बाय द सप्लायर। तो जिस दिन ये पैसा मिलेगा उस दिन अपन उस पर टैक्स भर देंगे। और उसमें लिखा है कि इवन दो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला उसके लिए डेबिट नोट हम इशू करेंगे, नो डाउट, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन वी हैव टू टेक द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट।